ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं अभिषेक कुमार सिंह। आज हम लोग पुनः जो है हिस्ट्री के सेकंड पेपर के लिए डिस्कशन करेंगे और इसकी चूँकि आप लोग प्रयास करिए कि जैसे मतलब डिस्कशन किया जाता है एक एक पॉइंट नोट कर लिया करिए, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं जो है और आपको बताते हैं उसके विषय में। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विद रेफरेंस ऑफ द क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन एट इफेक्टिव डेट और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहली बात तो हम लोग चर्चा करेंगे कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा आई कब थी। तो पहली बार देखेंगे 1 नवंबर 1858 का जो है महारानी विक्टोरिया ने एक उद्घोषणा करवाया था, जिसको पढ़ा कौन था? उस समय के गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल कैनिंग ने इसको पढ़ा था। और इसको कहाँ पढ़ा था? इलाहाबाद में पढ़ा था। इलाहाबाद में एक मिंटो पार्क है, इलाहाबाद में जो प्रयागराज वर्तमान में है वहीं पे एक मिंटो पार्क है। 1 नवंबर 1858 को महारानी की उद्घोषणा को जो है कौन पढ़ा था? लॉर्ड विलियम कैनिंग ने किया था, पढ़ा था। और उद्घोषणा में महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स की बात किया जाए तो लिखा गया था, पहली बार कहा गया था कि भारत में कंपनी का शासन क्या कर दिया गया? कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। और अब किसका अधिकार हो गया? अब भारत पे जो है ब्रिटिश सरकार का अधिकार हो गया। ठीक है, पहला देखिएगा प्रावधान क्या करते हैं कि कंपनी का शासन जो है भारत से समाप्त कर दिया जाता है। और अब भारत पे अधिकार करने की बात अगर करेगा तो किसके लिए किया गया? कि ब्रिटिश सरकार करेगी। दूसरा पॉइंट किया गया कि भारत में द्वैध शासन का अंत हो गया। अब क्या किया कि भारत में द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया। इस जो है उद्घोषणा के माध्यम से डुअल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ आप देखेंगे कि सीओडी और बीओसी दोनों को, बीओसी और सीओडी दोनों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था। आप चूंकि जब 1851 के एक्ट की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी एक तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी का प्रयास करिएगा, जिसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के जो है पिट्स इंडिया एक्ट को जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर दोनों को इसके साथ मिला के पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। और प्रयास करिएगा कि इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं उनको सॉल्व किया जाए। तो पहली बात क्या हुआ कि 1858 के का जो उद्घोषणा था उसके तहत क्या किया गया कि कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। अब भारत जो है किसके अधीन हो गया? ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। इसके साथ साथ क्या किया गया? जिस जो है सीओडी और बीओसी का गठन जो है 1784 के एक्ट के थ्रू किया गया, उसको क्या किया गया? अब उसको जो है समाप्त कर दिया गया। इसके समाप्त करने के साथ ही क्या किया गया कि एक पद भारत सचिव पद की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ इसकी एक जो है परिषद की व्यवस्था की गई, भारत परिषद की व्यवस्था की गई, जिसमें कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। और जो 15 सदस्य थे और जो सचिव होता था वहाँ का क्या होता था? एक मंत्री होता था। ठीक है, तो बीओसी और सीओडी को खत्म करते हैं और भारत सचिव के पद का जो क्या करते हैं? सृजन करते हैं। और साथ ही साथ जो है एक भारत सचिव के लिए एक परिषद का गठन करते हैं, जिसमें सदस्यों की संख्या 15 रखते हैं। इसके अलावा देखिएगा अब क्या है कि अब ब्रिटिश सरकार का क्या है? भारत पर से सीधा नियंत्रण जो है क्या होता है? स्थापित होता है और कंपनी का खत्म हो जाता है। अपने नियंत्रण को स्थापित करने के लिए उन्होंने एक और पद सृजित किया, वायसराय का पद इन्होंने सृजित किया। अब क्या हो गया? गवर्नर जनरल क्या हो गया? वायसराय हो गया। और प्रथम वायसराय कौन बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय बनाया गया। और सरकार ने एक चीज और किया, अब विलय और विस्तार की नीति जो पहले जो है 1858 के पहले जो विलय और विस्तार की नीति थी उसको उसने क्या किया? समाप्त कर दिया। सरकार ने क्या किया? विलय और विस्तार की नीति को उन्होंने क्या किया? समाप्त कर दिया।
साथ ही देखिएगा अब सेना के गठन के लिए एक पिल कमीशन का गठन किया गया। कई बार क्वेश्चन बना है पिल कमीशन को लेके, इसलिए हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि 1857 के संग्राम में सेना ने महत्वपूर्ण योगदान अदा किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। ऐसी स्थिति में से जो है 1858 के एक्ट के थ्रू जो है एक प्रावधान बनाया, एक प्रयास किया गया कि पिल कमीशन का गठन किया जाए और पिल कमीशन की संस्तुति पे जो है सेना का पुनर्गठन किया गया। और जो सेना के पुनर्गठन का भी निर्णय लिया गया उसमें जो नीति अपनाई गई उस नीति का नाम दिया गया विभाजन एवं प्रतिलोभन की नीति। विभाजन एवं प्रतिलोभन की नीति। ठीक है, तो आप देखिएगा पिल कमीशन में क्या किया गया कि सेना का पुनर्गठन किया गया और सेना के पुनर्गठन को जो आधार बनाया गया उसमें क्या किया गया, विभाजन एवं प्रतिलोभन की नीति को बनाया गया, जिसके माध्यम से धर्म एवं जाति के आधार पर सेना का पुनर्गठन किया गया। तो अतः अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोगों ने महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा के संबंध में जाना। क्वेश्चन में लिखा है कि इसने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रीय संपत्ति के विस्तार के खिलाफ घोषणा की। तो ये पॉइंट आपका सही है। दूसरा पॉइंट लिखा है इसमें सिविल सेवाओं में भारतीयों के प्रवेश की व्यवस्था की, ये भी इसमें शामिल था उद्घोषणा में, अर्थात ये भी आपका दोनों को सही है, अर्थात इसमें उत्तर क्या होगा, सी होगा, उत्तर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, ये बहुत आप लोग अच्छे तरीके से इसको जानते हैं। तो लिखा है कि लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े हैं। ठीक है, लाला लाजपत राय से संबंधित क्वेश्चन है कि ये पूछा है कि तीन की बात किया है, साइमन कमीशन के आंदोलन की बात करें या लोक समाज सेवक के विषय में कहें या आर्य समाज, इनमें से किससे जो है लाला लाजपत राय जुड़े हुए थे। तो पहली बात देखिएगा कि आप जो है इससे भी जुड़े थे 1927-28 में। 27-28 में क्या है, साइमन कमीशन 27 में इंग्लैंड से चला था और 28 में भारत में आया था मार्च में के महीने में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि इसका विरोध किया था, साइमन कमीशन का जो है लाला लाजपत राय ने विरोध किया था। उसी विरोध के दौरान उन पर लाठी चार्ज किया गया था जिसकी वजह से आगे चलकर उनकी मृत्यु हो गई थी। लोक समाज सेवक से भी वो संबंधित थे और आर्य समाज से भी वो क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। आर्य समाज जैसा जानते हैं कि 1875 में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, बम्बई में हुई थी, बम्बई में हुई थी। और आगे चलकर 1877 में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, लाहौर में हुई थी। और इन दोनों की स्थापना किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा, अर्थात जो है कि ये लाला लाजपत राय का संबंध तीनों से था, लाला लाजपत राय का संबंध तीनों से था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1931 का गांधी इरविन समझौता निम्नलिखित में से किसका हिस्सा था। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो गांधी इरविन की बात अगर हम करते हैं, 1931 की बात करते हैं, तो 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन लॉर्ड इरविन के मध्य एक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हैं, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन समझौता है, यही है, 5 मार्च 1931 को हुआ था। और गांधी इरविन को लेके कोई क्वेश्चन बना हुआ कि इन लोगों को दो संत, गांधी और इसी समझौते के दौरान गांधी और इरविन को दो संत की उपाधि कौन दिया था, सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू ने इनको क्या है, गांधी और इरविन को दो संत की उपाधि दी थी। और इसी को कहा, इस समझौते को, गांधी इरविन समझौतों को क्या कहा, दो संतों का मिलन, दो संतों का मिलन। गांधी इरविन जो समझौता था उसको क्या कहा, दो संतों का मिलन कहा गया। इसी पे एक क्वेश्चन बना हुआ है कि किसने जो है गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौते को जो है सांत्वना पुरस्कार कहा था। तो एक चीज याद रखिएगा कि लॉर्ड इरविन का एक जो है क्या था, जीवनीकार था, जिसने जो है लॉर्ड इरविन की जीवनी लिखा था, जॉन कैंपबेल।
एलन जॉन कैंपबेल, इन्होंने क्या किया था, इरविन की जीवनी लिखा था और उन्होंने क्या कहा था, इस समझौते को क्या कहा था, सांत्वना पुरस्कार कहा था। इसको लेके भी क्वेश्चन बना हुआ है और आगे भी इसके बनने की संभावना है। तो इस चीज को हमेशा नोट कर लीजिएगा कि किस व्यक्ति ने गांधी इरविन समझौता को सांत्वना पुरस्कार कहा था। तो जो किया था कौन था, इसमें ये भी नोट कर लीजिएगा कि जो है कि लॉर्ड इरविन का जो जीवनीकार था वो कौन था, एलन जॉन कैंपबेल था। ठीक है, इसी के साथ देखिएगा लिखा है कि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा न करना जो हिंसा के लिए दोषी हैं, ये स्टेटमेंट सही है। पुलिस की जातियों की जांच, ये स्टेटमेंट गलत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का निलंबन, ये कोई स्टेटमेंट आपका सही है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो याद रखिएगा जो समझौता किया गया गांधी इरविन समझौता, उसका प्रमुख उद्देश्य ही था सविनय अवज्ञा आंदोलन का निलंबन करना और साथ ही साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में क्या करना, भाग लेना, 1931 में भाग लेना। ठीक है, दो डेट और याद रखिएगा, एक जो है 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931, इस दिन भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। और इसी के बाद 29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका उत्तर आया 1 और 3, अर्थात यहाँ पे 2 क्या है, गलत है, अर्थात यहाँ पे 1 और 3, अर्थात आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। प्रत्येक क्वेश्चन को बेटा एनालाइज करने का आप लोग प्रयास इसी तरह किया करो, जिससे आपके जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से या आपके टेस्ट पेपर के क्वेश्चन से ही आपकी जो है तैयारी अच्छी रूप से परिपूर्ण होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है आपके चंपारण से है, चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं, तो इससे क्वेश्चन आपका बना हुआ है। तो कुछ चीज़ों को आप लोग हमेशा तैयार कर लीजिए। चंपारण सत्याग्रह की अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा 1917 में ये क्या है, बिहार के चंपारण में हुआ था। चूँकि अंग्रेज क्या करते थे कि वहाँ के किसानों से जबरन जो है 3/20 भाग पे, जितनी ज़मीन थी टोटल के 3/20वें भाग पे क्या की जबरदस्ती जो है नील की खेती करवाते थे वहाँ किसानों से। तो आप देखेंगे कि लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा होता है 1916 में कांग्रेस का क्या है, लखनऊ अधिवेशन चलता है, लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था, अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था। यहाँ पे एक व्यक्ति राजकुमार शुक्ला ने क्या किया, या शुक्ल कहिए, ये क्या किए कि महात्मा गांधी से मिले और बिहार के जो चंपारण के किसान थे उनकी समस्याओं को उनके सामने रखा कि अंग्रेज उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है और टोटल जितनी भी ज़मीन है, भूमि है, उसके 3/20 भाग पे जो है नील की खेती करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। चूँकि उसमें महात्मा गांधी बिजी थे, इसके बाद भी ध्यान उन्होंने दिया उनकी बातों पे। आगे चल के देखिएगा राजेंद्र प्रसाद उनको जो है बनाते हैं वहाँ बिहार आने के लिए। इसके अलावा भी आप देखिएगा, हाँ, पहला स्टेटमेंट है, इसमें लिखा है कि इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने सत्याग्रह की नीति बनाई थी। चूँकि देखिए हमेशा याद रखिएगा, हमेशा गांधी जी के जो पूर्ववर्ती आंदोलन थे, प्रारंभिक आंदोलन हो चाहे बाद के आंदोलन हो, ठीक है, उन्होंने हमेशा जो है प्रयास किया है, अपने आंदोलन में सत्याग्रह का पालन किया है, लेकिन सत्याग्रह की नीति बनाने वाली कोई बात उसमें नहीं थी कि कोई योजना बनाया, कोई प्लान बनाया कि उन्होंने काम किया था। दूसरी बात है, चंपारण में खेती करने वालों को तिनकठिया के तहत खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। ये कोई स्टेटमेंट आपका सही है। तिनकठिया मतलब वही 3/20 भाग, 3/20वें भाग पे खेती करने की बात, किसकी खेती, नील की खेती करने वाली बात है वही, कि नील की खेती करने के लिए क्या किया गया, बाध्य किया गया। ठीक है, 3/20वें भाग पे नील की खेती के लिए क्या किया गया, जो है बाध्य किया जाता था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। लिखा है कि राजेंद्र प्रसाद और जेवी कृपलानी ने सत्याग्रह में भाग लिया था, ये स्टेटमेंट भी सही है। इसमें भी देखिएगा, इसके अलावा जो है महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण सिंह, CF
एंड्रयूज आदि लोगों ने इनके साथ भाग लिया था। तो देखिएगा राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी के साथ साथ महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण सिंह एवं CF एंड्रयूज उसमें भाग लिए थे। अतः देखा जाए तो इसमें स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, 1 और 3, अर्थात इसमें उत्तर क्या होगा आपका, सॉरी इसमें उत्तर आपका जो है 2 और 3 सही होगा, 2 और 3 सी सही होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात हम लोग करें तो उसकी शुरुआत जो है 8-9 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को उसकी 8-9 अगस्त 1942 की शुरुआत को हुई थी। आप देखेंगे कि 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था कि एक ऑपरेशन, अंग्रेजों के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन 0 आवर, ऑपरेशन 0 आवर, जिसके माध्यम से क्या किया गया कि जितने भी कांग्रेसी नेता थे सबको क्या कर दिया गया, सुबह सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि 8-9 अगस्त 1942 को क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है और 9 अगस्त को ऑपरेशन 0 आवर्स को लेकर कई बार क्वेश्चन बना हुआ, इसके थ्रू क्या किया गया था या किस ऑपरेशन के थ्रू जो है कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, ये बात जो है इसको आप दिमाग में रखिएगा। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि देश के कुछ हिस्सों में समानांतर सरकारों का उदय हुआ, देखा गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट राइट है। राइट कैसे है देखिएगा, इस दौरान जो है बलिया में, बलिया, तामलुक, बलिया, तामलुक, सतारा एवं तलचर, लगभग 4 जगहों पे, बलिया, तामलुक, सतारा, तलचर, लगभग 4 जगहों पे समानांतर सरकार का गठन किया गया। अगर तामलुक की बात करते हैं तो आप देखेंगे जो है चित्तू पांडे के नेतृत्व में, यहां पे क्या हुआ था, एक चित्तू पांडे के नेतृत्व में, यहां पे जो है तामलुक में सतीश सामंत के नेतृत्व में। सतारा में अगर देखें तो जो है एक चौहान थे, YV चौहान, और मातंगिनी हजारा, मातंगिनी एक वृद्ध महिला थी, मातंगिनी हजारा, इन लोगों के नेतृत्व में हुआ था। आप देखेंगे कि सतारा में, तामलुक में जो है विद्युत वाहिनी नामक एक संस्थान का, यहाँ पे तामलुक में विद्युत वाहिनी का गठन किया गया था और तलचर में रक्त वाहिनी का गठन किया गया था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लिखा है कि देश के कई हिस्सों में, कुछ हिस्सों में समानांतर सरकारों का उदय हुआ था, देखा गया जो है बलिया में, तामलुक में, सतारा में और तलचर में क्या है, समानांतर सरकार का गठन किया गया था इस दौरान। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। लिखा है कि इसने राष्ट्रीय आंदोलन में लोकप्रिय भागीदारी के संदर्भ में नया मुकाम हासिल किया। यह स्टेटमेंट भी कहीं सही है, टोटल सही है, क्योंकि देखिएगा यह क्या है, स्वतः स्फूर्त हो जाता है। यह आंदोलन क्या है, स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। स्वतः स्फूर्त आंदोलन इस सेंस में है कि आप देखेंगे कि 9 अगस्त को 1942 को जो है ऑपरेशन 0 आवर्स के तहत सुबह सुबह ही जो है कांग्रेसी नेताओं को क्या है, उठा लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। ऐसी स्थिति में इस आंदोलन में जनता ने खुद भाग लिया। इसके साथ ही साथ देखिएगा अनेक प्रकार के रेडियो स्टेशन, गुप्त रेडियो स्टेशनों की स्थापना की गई। क्या की गई, अनेक प्रकार के गुप्त रेडियो जो है गुप्त रेडियो स्टेशन का संचालन किया गया, जिसके माध्यम से आंदोलन को क्या है, समर्थन दिया गया। साथ ही साथ आप देखेंगे महिलाओं ने बड़ी मात्रा में महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया, तो ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट कहता है कि इसने राष्ट्रीय आंदोलन में लोकप्रिय भागीदारी के संदर्भ में एक नया मुकाम हासिल किया। ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगला लिखा है कि ब्रिटिश सरकार ने गंभीर दमन के साथ आंदोलन पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।
आप देखिएगा कहीं कहीं कई जगहों पे ऐसा मिला कि ब्रिटिश सरकार ने जो है आंदोलन को दबाने के लिए जो है क्या किया, जो है दमन की नीति का पालन किया। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। लिखा है कि यह पूरे देश में अहिंसक था, ये क्वेश्चन गलत है, ये सही नहीं है ये पॉइंट आपका, क्योंकि कहीं कहीं ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहीं कहीं जो है हिंसक घटनाएं भी घटित हुई। अतः आपका उत्तर जो है क्या होगा, डी होगा। ठीक है, उत्तर आपका डी होगा, ये वाला आपका उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय परंपरा में संस्कृत के संदर्भ में थेरुकुथु का उल्लेख है। थेरुकुथु, हाँ, तो भारतीय परंपरा में संस्कृत के संदर्भ में थेरुकुथु का उल्लेख है। तो याद रखिएगा एक प्राचीन कला है, ये प्राचीन कला है और क्या है, लगभग 200 बीसी पुरानी है, लगभग 200 बीसी पुरानी है और तमिल क्षेत्र में ये किया जाता था, तमिलनाडु में, वर्तमान के तमिलनाडु की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, प्राचीन कला है और क्या है, ये एक प्रकार का नुक्कड़ नाटक है। क्या है, नुक्कड़ नाटक। इसमें देखिएगा जो नाटक किया जाता है नृत्य और संगीत के साथ किया जाता है, नृत्य और संगीत के साथ किया जाता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए विकल्प में ढूंढा जाए किससे संबंधित है ये, तो याद रखिएगा कि लिखा है कि तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध कठपुतली रूप है, गलत है ये। लिखा है कि केरल का एक प्राचीन मार्शल आर्ट है, केरल से इसका कोई संबंध नहीं है। तमिलनाडु का एक लोकप्रिय लोक नाटक है, ये सही है। केरल का एक संरक्षित पुरातन, ये भी नहीं है। तो अर्थात इसमें सी, उत्तर सी आपका क्या है, सही है। याद रखिएगा कि एक प्राचीन कला है थेरुकुथु, जो कि लगभग 200 बीसी की है जो है कला है, और इसमें क्या होता है, इसको नुक्कड़ नाटक कहते हैं, नुक्कड़ नाटक के रूप में देख सकते हैं। इसमें क्या नाटक जो होता है नृत्य और संगीत के साथ किया जाता है। इन चीज़ों को हमेशा आप लोग नोट कर लिया करिए, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके मिलते हैं, आर्ट एंड कल्चर में आपके यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बलवन के संबंध में लिखा है, बलवन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो याद रखिएगा बलवन का कार्यकाल अगर देखा जाए 1266 से लेके 1286 के मध्य का है, और ये किससे संबंधित था, गुलाम वंश के इल्वरी तुर्क का क्या था, इल्वरी तुर्क था, जिसने बाद में चल के बलवनी वंश की स्थापना की थी, बलवनी वंश। ठीक है, ये क्या था, पूछा कई बार क्वेश्चन पूछा है कि बलवन कौन सा तुर्क था, तो ये क्या था, इल्वरी तुर्क था, और गुलाम वंश से संबंधित था। 1266 से लेकर 1286 के दौरान में ये जो है क्या करता है, उसको शासन करता है। तो लिखा हुआ है कि उन्होंने भारतीय मुसलमानों को तुर्की के बड़प्पन के बजाय सत्ता और अधिकार के शीर्ष पदों पर शामिल करना शुरू कर दिया। यह स्टेटमेंट गलत है, ऐसा उसने कभी नहीं किया। दूसरा स्टेटमेंट है, उन्होंने यह दिखने के लिए सिजदा और पैबोश का परिचय दिया, सिजदा और पैबोश का परिचय दिया, जो कि रईस उनके बराबर नहीं थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है कि सही है। सिजदा जो है मुस्लिमों में क्या होता है, सिजदा की अगर हम बात करें तो क्या है, मुस्लिमों में एक प्रणाम की क्रिया है, प्रणाम की क्रिया है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि क्या किया जाता है, घुटने पर बैठ के सम्राट के सामने झुकना। इसका मतलब सिजदा का होता है कि घुटने पर बैठकर सम्राट के सामने झुकना, सामने झुकना। सिजदा इसी को कहते हैं कि कोई व्यक्ति उनसे मिलने आता था तो क्या करता था कि अपने घुटने पे बैठ के सम्राट के सामने झुकता था। और पैबोश का मतलब होता है पांव चूमना। ये जो पैबोश लिखा है इसका मतलब होता है सम्राट का पांव चूमना, सम्राट का पांव चूमना। इसके माध्यम से क्या किया जाता था, सम्राट का पांव चूमा जाता था। और सिजदा और पैबोश दोनों क्या है, फारसी परंपरा है, फारसी परंपरा है, और हमेशा जो है वो तुर्क परंपरा के विरुद्ध होता था। बलवन क्या होता, तुर्क परंपरा का विरोधी था और फारसी परंपरा का समर्थक था। आप देखेंगे कि एक बार वो नौरोज उत्सव, नौरोज
उत्सव की बात करता है, नवरोज उत्सव प्रारंभ करता है, जिसे नया वर्ष के रूप में मनाया जाता था। नया वर्ष नवरोज उत्सव होता है, ये भी फारसी त्यौहार था। ये भी क्या था आपका? फारसी त्यौहार था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। लिखा है ताजी रखे चूने, ताजी रखे चूने के प्लास्टर पर निष्पादित भित्ति चित्र या म्यूरल पेंटिंग की तकनीकी के रूप में जाना जाता है। किसको? आप लोगों ने पढ़ा होगा, फ्रेस्को एक टेक्निक है। फ्रेस्को एक टेक्निक है, जैसे मान लीजिए एक दीवार है, ये दीवार है और उस पर क्या करते हैं हम, चूने का जो है चूर्ण को मिला के लेप बना के इस पर हम वो करते हैं और उसके ऊपर चित्रकारी करते हैं, इसको फ्रेस्को कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा आपको जो है, इट्स ए म्यूरल पेंटिंग। ये क्या है? भित्ति चित्र है, जिसमें जो है चूने के लेप पर जो क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती है। ठीक है, और ये जो है क्या, इस टेक्निक को क्या कहते हैं? फ्रेस्को टेक्निक कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेस्को टेक्निक कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। लिखा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में तमिज़्कम या इसको तमिलकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तमिज़्कम या तमिलकम भी बोलते हैं। लिखा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में तमिज़्कम या इसी को तमिलकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तमिलकम। तमिलकम इसको बोलते हैं, तमिलकम बोलते हैं। इसमें देखिएगा क्या होता है कि उत्तर एवं सुदूर दक्षिण की जो क्षेत्र होता है, उत्तर प्लस सुदूर दक्षिण, दोनों को समाहित रूप से तमिज़्कम या तमिलकम कहा जाता था। तमिज़्कम और तमिलकम कहा जाता था। अगर वर्तमान में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, टीएन तमिलनाडु, ये जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पे आपका जो विकल्प होगा डी होगा। इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा। इसका उत्तर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लिखा है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अगर देखा जाए, अगर जो है मूर्ति निर्माण कला की बात हम लोग कह रहे हैं, मूर्ति निर्माण कला की बात कर रहे हैं, इस आर्ट्स एंड कल्चर का सवाल है। मूर्ति निर्माण की देखा जाए तो मूलतः 3 विधियां होती हैं। एक और मान लीजिए सारनाथ कला को स्थापित कर लेते हैं, इसमें जोड़ लेते हैं, 4 हो जाती हैं। एक गांधार कला होती है आपकी, गांधार कला। दूसरा है मथुरा कला। तीसरा है अमरावती कला। और चौथा है सारनाथ कला। अगर देखा जाए तो ये 4 जो है मूर्ति निर्माण की महत्वपूर्ण कलाएं हैं, जो है गांधार कला, मथुरा कला, अमरावती कला और जो है सारनाथ कला। तो अगर देखा जाए तो गांधार जो कला होती है, इसमें स्लेटी बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? स्लेटी बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है। मथुरा होता है, इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है। और यहां पे क्या है, अमरावती में बलुआ पत्थर प्लस संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए गांधार कला और मथुरा कला के विकास में किसका योगदान है, तो सबसे ज्यादा योगदान कुषाण का है। जबकि अमरावती कला के विकास में किसका योगदान है, जो है किसका योगदान है? सातवाहन एवं इक्ष्वाकु, जो इक्ष्वाकु वंश के शासक थे, सातवाहन और इक्ष्वाकु वंश के शासक थे, उनका योगदान था। मथुरा कला के योगदान और सारनाथ में गुप्त का भी महत्वपूर्ण योगदान है। क्वेश्चन बना हुआ है कि यह ग्रीको रोमन परंपरा से प्रभावित है। गांधार कला की अगर हम बात करते हैं तो क्या कह रहा है कि यह ग्रीको रोमन परंपरा से संबंधित है। ये जो है फ्यूजन आर्ट की तरह से है, जिसमें ग्रीक, रोमन, साथ ही साथ मध्य एशियाई एवं यूनानी, मध्य एशियाई, यूनानी, भारतीय और रोम, ये चारों का मिक्सचर है। क्या है? चारों का क्या है? ये एडल्ट्रेशन है। ठीक है,
और इसमें देखिएगा बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियां जो है इसमें बनाई गई हैं, साथ में यूनानी देवी देवताओं की मूर्तियां भी इसमें बनाई गई हैं। तो ये क्वेश्चन सही है कि ये ग्रीक रोमन परंपरा से प्रभावित था। इसे सातवाहन शासकों ने संरक्षण दिया, इसको नहीं दिया था। इसको जो है कुषाण शासकों ने संरक्षण दिया, सातवाहन शासकों ने किसको दिया? अमरावती कला को। क्या है? जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है उसको उन्होंने क्या किया, जो है समर्थन किया था, न कि जो है गांधार कला को किया था। अगला है कि बुद्ध की योगी मुद्रा विद्यालय की एक प्रमुख मूर्ति है। ठीक है, ये भी सही है, मतलब अर्थात इसमें 1 और 3 सही हैं, आपका विकल्प यहाँ पे सी सही है। जितनी चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं किसी क्वेश्चन को लेके, उसको आप लोग नोट करने का प्रयास करें और चीज़ों को जो है समझने का प्रयास करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा है कि प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो देखिएगा शहर नियोजन की बात करता है, ये सही है। देखिएगा शहरों को कैसे जो है रोड के किनारे पर स्थापित किया गया था, कैसे नालियों को बनाया गया था, ठीक है, कहाँ गेट खुले थे, सब कुछ देखिएगा। उनकी व्यवस्था सैनिटेशन की देखिएगा। A to Z में देखा जाए तो उनके शहर नियोजन के आधार पर कहा जाता है कि वो इतनी विकसित थी कि 21वीं सदी का ब्रिटेन भी उतना विकसित नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज मानक वजन उपायों का उपयोग, ये देखिएगा 16 गुणे 16 के रूप में थे ये जो है, तो ये भी सही है आपका। लिखा है मोहरों पर सिंधु लिपि, ये भी सही है। इसके बाद मृतकों को दफनाने उत्तर और दक्षिण दिशा में दफनाने की प्रथा, ये इनके चारों सही हैं, अर्थात विकल्प इसका डी होगा, विकल्प इसका डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग जो है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत एवं प्रभाव केंद्र, तो फ्रेंच की बात अगर करें हम लोग जो है, फ्रेंच की बात अगर करते हैं तो फ्रेंच का अधिकार चंद्रनगर पे था, पुर्तगाली का अधिकार गोवा पे था, डेनिश का अधिकार जो था ट्रावनकोर पे था, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, न कि पुलिकट पे था। ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दोहरी सरकार के तहत बंगाल पर कब्जे के दौरान निवेश शब्द का संदर्भित क्या था? तो इसमें देख लीजिएगा, पहला विकल्प लिखा हुआ है कि ईस्ट इंडिया बंगाल के राजस्व से बाहर भारतीय माल की खरीद और उन्हें इंग्लैंड में निर्यात करने के लिए, ठीक है, सैन्य शक्तियों को मजबूत करने के लिए बंगाल के राजस्व से हथियार और गोला बारूद की खरीद, बंगाल में कृषि के विकास के लिए प्रयुक्त धन और बंगाल के राजस्व में से अतिरिक्त तोप खाने की बटालियन की भर्ती। इसमें देखिएगा पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे आते थे वो लोग, यहाँ से कच्चा माल लेते थे और ब्रिटेन इसको भेजते थे। तो निवेश का मतलब यही था कि वो जो है यहाँ से कच्चा माल ले जाएं और वहाँ ले जाके जो है वस्तुएं निर्मित करें और वहाँ पे लाके यहाँ के बाजार पे अधिकार करें। ठीक है। अब अगले सर आएंगे और आप लोगों को जो है डिस्कशन आपसे करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।